नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज भारत में पवन शुक्ला। किसी भी प्रदेश या शहर के विकास के लिए सबसे पहले वहाँ के स्थानीय राजनीतिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनकी इच्छा शक्ति पे ही डिपेंड करता है कि शहर का विकास कैसे और कहाँ होगा। आज पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग के विनय तमांग जी हमारे साथ हैं, जो जीटीए के पूर्व प्रमुख रहे हैं और वर्तमान में सभासद हैं। दार्जिलिंग के विकास को लेके और उनकी क्या क्या योजनाएं थी और क्या क्या उन्होंने किया अभी तक, इस मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं श्री विनय तमांग जी, दार्जिलिंग के सभासद। नमस्कार। विनय जी, एक चीज़ ये हमको बताइए कि आप तो पूर्व जीटीए प्रमुख भी रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी वहाँ की रही हैं। अभी क्या स्थिति है वहाँ विकास में दार्जिलिंग को लेकर? देखिए, वैसे तो विकास का जो बात करते हैं तो आपको पूरा नॉर्थ बंगाल को देखें या दार्जिलिंग को देखें तो ये विकास का जो माध्यम जो तीव्र गति से दूसरे प्रदेशों में प्रांत में हो रहा है वो वहाँ पे नहीं हो रहा है। स्पेशली दार्जिलिंग हिल्स ऐसा है जगह है जो जिसका जोग्राफिकल जो वो है वो बहुत एक ऐसा जगह में है जो जहाँ पे होना चाहिए था कि विकास होना चाहिए था, तो वो नहीं हो रहा है। अब ब्रिटिश के टाइम में जो रोड बन गया वही रोड है। तो मतलब अभी PMGSRIDF के माध्यम से वो रोड कनेक्टिंग रोड तो बन रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिव हाईवे जब अभी राजीव कुश्ते जी ने नितिन गडकरी जी से बात करके अब ऑल्टरनेटिव हाईवे का प्लान बन रहा है। तो कम्युनिकेशन विकास, दूसरा विकास के होने के आगे कम्युनिकेशन होना जरूरी है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में जब एटम बम गिरा था, तो उसके बाद में विश्व को लगा कि हाँ अब चला गया, ये जापान चला गया, मतलब दो बम फट गया, ये इतना नरसंहार हो गया, विनाशकारी हो गया। इसको आने में, वर्ल्ड में आने में फिर बहुत 50 60 70 वर्ष 100 वर्ष लगेगा। लेकिन जापान का जो उस टाइम का लीडरशिप था, उन्होंने क्या किया कि पहले हमारा जो लड़ाई से, युद्ध से जो हानि हुआ है, तो इसमें आगे आना है और हमारा इकोनॉमी फिर वर्ल्ड का बराबर जाना है, तो कम्युनिकेशन पहले होना चाहिए। तो इसलिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 मतलब उन्होंने सिर्फ रास्ता बना दिया, और रास्ता की वजह से वो लोग आज मतलब किसी को बोल नहीं सकते कि 2000 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ऐसा था बोल के। लेकिन पहाड़ में कई सारे ऐसा विकास का जो बातें हैं तो करना चाहिए था, वो अभी बंगाल के तरफ से नहीं हो रहा है, जीटीए की तरफ से भी नहीं हो रहा है। जिस टाइम मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर था वहाँ पे, तो कई सारे मैंने योजना दिया था, तो योजना भी कार्यान्वयन हुआ नहीं। तो अभी विकास वहाँ पे मैं बोलूँ ऑनेस्टली, सिंसियरली, तो विकास का परसेंटेज मैं अगर मार्किंग ही करूं तो 10% से ज़्यादा नहीं हुआ। मतलब कुल मिला जुला के दार्जिलिंग में अभी तक पिछले 7 दशक में 10% विकास हुआ है। अच्छा, ये गोरखालैंड आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? विकास के लिए देखते हैं, अलग राज मुद्दे की बात करते हैं इस पर? ना देखिए, विकास एक जगह है और हमारा आइडेंटिटी जो है, गोरखाओं के आइडेंटिटी जो है वो दूसरा जगह है, वो विकास के साथ में जोड़ा नहीं सकता। जैसे कि हम लोग यहाँ का एक नागरिक है, हमारा भारतीय नागरिक, तभी भी कई ऐसा एक्सटर्नल फोर्सेस है जो बार बार हम लोग को नेपाल का बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं, जबकि ये सारा इलाका जो टिस्टा बेल्ट है, ये सारा इलाका, ये सब हम लोग की वजह से, हम उसी टाइम से था। पहले आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट MLA ऑफ सिलगुड़ी तो वो तो नेपाली का था, हमारा गोरखाई का था। दैट मीन्स ये जगह भी नेपाली का है। लेकिन अभी जो एक कम्युनल फोर्स यहाँ पे आ गया, उन्होंने बता रहा है कि ये नेपाल का नहीं है, नेपाल को भेज दो, ऐसा जो बात कर रहा है ये गलत बात है। उनको इतिहास पढ़ना जरूरी है। इसलिए हमारा बार बार ऐसा जो कम्युनल फोर्स का वजह से हम लोग को क्या होता है कि इनसिक्योरिटी फील होते हैं हमारा जो कम्युनिटी को। तो इसलिए हम लोग को गोरखालैंड उसी तरह से देख रहे हैं कि हाँ, अगर गोरखालैंड बन गया, भारत में एक राज्य हो या यूनियन टेरिटरी बन गया, तो हमारा पहचान, हमारा आइडेंटिटी उसी यूटी या अलग राज्य से होगा, अलग राज्य से होगा बोल के ये दूसरा है।
विकास दूसरा है और ये गोरखालैंड का इश्यू दूसरा है। मतलब विकास नहीं हुआ, गोरखालैंड अपनी पहचान के लिए आप लोग हाँ, अभी भी देखिए, अभी भी सबका डिमांड वही है कि हमको भारत का जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 3A के मुताबिक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। तो ये तो जब ब्रिटिश टाइम था उस टाइम में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होना चाहिए, सिलगुड़ी लगा के, मतलब पहाड़ी इलाकों के बोल के 1907 में किया था हिलवन एसोसिएशन। उस समय से ये फाइट हो रहा है कि हमारा इलाका में अलग एक तो यूनिट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव। तो बाद में इसका नाम बदलते चला गया, नॉमन पर मूवमेंट भी दूसरा तरफ का चला गया, तो अभी जाके ये गोरखालैंड में आ गया। अच्छा, ये इंटरलोकेटर की जो नियुक्ति हुई है बीएसएफ के पूर्व डीजी, उसको आप किस नजरिए से देखते कौन सा इंटरलोकेटर? ना, इंटरलोकेटर देखिए, अभी इसको वेलकम करना चाहिए। इससे आगे भी मैं आपको एक बता दूं कि 1986 में जब मूवमेंट हुआ था सुभाष चंद्र के नेतृत्व में, तो 87 में जाते जाते उस टाइम का सेंट्रल गवर्नमेंट में एक इंटरलोकेटर वहाँ पे अपॉइंट किया था, इंद्रजीत खुलर को। तो 1988 में डीजीएससी आ गया। तो बाद में जब बिमल गुरुंग जी का भी मूवमेंट शुरू हो गया 2007 में, तो 2009 के अंत और 2010 की जनवरी में इंटरलोकेटर हमारा मदान साहब को अपॉइंट किया गया था। तो 1 वर्ष के 2 वर्ष के लिए था, लेकिन चुनाव के वजह से 2011 में चुनाव था यहाँ पे बंगाल में, तो इस वजह से वो मतलब पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, तो वो भी है। लेकिन फर्क ये है 2 इंटरलोकेटर हो गया, लेकिन ये 3rd इंटरलोकेटर हमारा अभी आगे है। तो इसमें थोड़ा अभी का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया, उनको इंटरलोकेटर भी बना दिया, ऑफिस भी इस्टेब्लिश किया। अभी होम मिनिस्ट्री के अंडर में एक तो ऑफिस बन गया है। वो सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं, गोरखालैंड के लिए नहीं, लेकिन सिलगुड़ी, तराई और डुवर्स के लिए भी है। ये मतलब हाफ ऑफ द नॉर्थ बंगाल के लिए है। तो इसको मेरा व्यक्तिगत तौर से मैंने उनको वेलकम भी किया है, इस स्टेप को वेलकम किया है। अगर हम लोग अभी तक का जो भी पेंडिंग काम है जो हम लोग कर नहीं पाया, या हम लोग ने वो पेपर्स जो डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं किया, या हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गोरखाओं के लिए ये होना चाहिए, पहाड़ के लिए ये होना चाहिए, सिलगुड़ी के लिए ये होना चाहिए, डुवर्स के लिए, अगर हम लोग में इसमें कमी रहा होगा, तो इस इंटरलोकेटर की वजह से हम लोग इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो इंटरलोकेटर का अभी जो है इसको विरोध करना ठीक नहीं है। हाँ, बेशक ये है कि बंगाल का मुख्यमंत्री ने 2 बार चिट्ठी लिखा तो विरोध किया, लेकिन वो विरोध करते भी हैं, ये उनका धर्म है। लेकिन हमारा धर्म में हम लोग को वेलकम करना चाहिए और अच्छा तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके हमारा जो डिमांड है, डिमांड उनको आगे रखना चाहिए। मीना जी, आप तो पूर्व चीफ रहे हैं और अभी बहुत सारी केंद्र की योजना जिसमें बहुत सारी चीज़ें भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर बार बार उठ रही हैं, जैसे जल जीवन मिशन को लेकर नल है लेकिन जल नहीं है। तो क्या वास्तव में भ्रष्टाचार अभी पूरी तरह से हावी है क्या जीटीए में? देखिए, मैं आपको सच बता दूं तो एक भ्रष्टाचार एक ऐसा फिनोमेना है कि ये वो मतलब कई सारे देशों में है, इंडिया में भी है, और इंडिया का ही हम लोग पार्ट है। लेकिन जहाँ तक मैं भ्रष्टाचार देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार दार्जिलिंग हिल्स में है। मालिक कोई भी नहीं है। जहाँ पे अन्य प्रांत में देखता हूँ जहाँ पे भ्रष्टाचार होते हैं तो सेंट्रल इंटेलिजेंस आते हैं, मतलब सेंट्रल का डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि सीबीआई आते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी आते हैं, इनकम टैक्स का रेड हो जाते हैं। लेकिन अभी तक पहाड़ में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, 10 बरस आगे वो आदमी क्या था और 10 बरस के बाद में पॉलिटिक्स में आने के बाद में वो क्या बन गया है, वो तो गांव का भी पता है, सबका पता है। तभी भी इंडिया का ईडी, इंडिया गवर्नमेंट का ईडी, सीबीआई क्यों नहीं आते हैं? क्या प्रॉब्लम है पहाड़ सिलगुड़ी से ऊपर जाने में? क्यों सिलगुड़ी में मैं देखता हूँ कभी कभी ईडी का रेड होते जाते हैं, कभी कभी सीबीआई का, लेकिन पहाड़ में अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं कभी कभी लगता है कि मेरे को लगता है कि हाँ, हम लोग इंडिया में है कि नहीं। अगर इंडिया में होता तो ईडी आ जाता, इंडिया में होता तो सीबीआई आ जाता, लेकिन वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। सेंट्रल फंड का
जितना भी मिसयूज हो रहा है, करोड़ करोड़ पैसा आते हैं लेकिन पैसा काम नहीं हो रहा है। तो ये सब देख के ये सब भ्रष्टाचार है, ये सब है। अब उसके साथ साथ दूसरा भी है वहाँ पे, अगर एक बार ईडी ढुक गया या सीबीआई ढुक गया, सारा का सारा पता चल जाएगा, क्लियर पिक्चर आ जाएगा। सिर्फ सेंट्रल फंड का नहीं है, बल्कि दूसरा ऐसा ऐसा जगह है वहाँ जहाँ से वो लोग पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक नहीं आया, ये दुख की बात है। मैं समझता हूँ कि मेरे को ऐसा भी लगता है, तुम जितना पैसा खा लो, ये नेता लोग खाने ठीक है, लेकिन गोरखालैंड का मूवमेंट मत करो। पैसा ले लो, मतलब तुम गोरखालैंड के लिए मत बोलो। वो गोरखालैंड का जो इश्यू को दबाने के लिए शायद ये भ्रष्टाचार को फ्री हैंड छोड़ दिया होगा, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ये गलत है, गलत है। अच्छा, अब तो देखिए चुनाव में कुछ ही महीने हैं, चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। आने वाले समय में पहाड़ पर चुनावी राजनीति कब तक गर्म होगी और उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? ना देखिए, चुनाव तो 2026 में आ ही जाएगा, वो कोई नई बात नहीं है। देखिए इस बार मैं समझता हूँ, मैं अभी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन इस बार का बंगाल का चुनाव बीजेपी वर्सेस टीएमसी का है। बाकी पार्टी का कोई मायना नहीं है। कांग्रेस भी है यहाँ पे, वामफ्रंट है, दूसरा रीजनल पार्टीज भी है, लेकिन मेन फाइट है दो जाइंट्स का, ठीक है, एक टीएमसी एक बीजेपी का। तो बीजेपी किसी भी हालत में बंगाल को सत्ता में बागडोर में आना चाहते हैं, और ममता का जो टीएमसी पार्टी है, किसी भी हालत में ये बागडोर किसी को छीनना नहीं देते हैं। तो इसलिए इस बार का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, और बीजेपी को भी टीएमसी को भी एक एक तो असेंबली सेगमेंट सीट इम्पोर्टेंट है, चाहे दार्जिलिंग पहाड़ का 3 हो। तो गोरखा डोमिनेटेड का बात करें तो पूरा नॉर्थ बंगाल में वैसे तो 11 असेंबली सेगमेंट है जहाँ पे गोरखा पॉपुलेटेड है, लेकिन उनमें से 7 डोर्स लगा के 7 एमएलए कंस्टिट्यूंसी ऐसा है जहाँ पे गोरखा डोमिनेटेड वोटर्स है। तो इसका ऊपर में बीजेपी क्या करेगा या टीएमसी क्या करेगा वो लोग जाने, लेकिन इस बार गोरखाओं को फिजूल बातें करके वोट में लुभाने के लिए कोई ऐसा करने से ये नहीं चलेगा। ये मतलब गोरखा कॉन्शियस हो गया। और जहाँ तक मेरा बात है, तो देखिए आने वाले दिन में क्या होगा, डे बाय डे वो ये पॉलिटिकल चेंज होते रहते हैं, और डे बाय डे जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते सभी पार्टी मेरे के ऊपर भी देख रहा है, सभी बातचीत सभी से होते हैं। लेकिन देखिए आने वाले दिन में मेरा जो सर्कल है, जो मेरा जो एक ग्रुप है, हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस बार किस टाइप का रोल अपनाएं, ताकि इस दार्जिलिंग पहाड़ का 3 सीट हो, और सिलगुड़ी में 2 सीट, और उधर मतलब डुअर्स का 2 सीट में, मतलब 11 में 7 सीट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का ग्रुप से करेंगे। कुल 7 सीट जो गोरखा बाहुल्य क्षेत्र है उसमें आपने आपको अगर जो तृणमूल या भाजपा में से टिकट मिला तो आप किसको चॉइस करेंगे? देखिए मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना नहीं चाहता हूँ। ये आपका आज ऑफिशियली मैं बोल दिया कि मेरा अपना, लेकिन किसको सपोर्ट करना है, कैसे सपोर्ट करना है, किस तरह से हमारा एक्टिविटी होगा ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो आने वाला दिन में आपको भी पता चल ही जाएगा। नहीं, किसी दल का करेंगे या पर्सनली, ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना कि भाजपा तृणमूल। देखिए अभी सब आपका कैमरा के आगे खुलासा करना ठीक नहीं है, टाइम आएगा, जब टाइम आएगा अपने आप खुल जाएगा। चलिए, थैंक यू विनय जी, आप आए इसके लिए धन्यवाद। फिर आपसे अगली मुलाकात होगी। धन्यवाद।